हम आज स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड और गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी जो किसी आइसोलेटेड और गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसा कि हमारे पास ये एक एटम है, ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है, और अगर हम इसका ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मान लें तो इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से आज़ाद हो जाएगा। सो इस एब्जॉर्ब एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारे पास एक सोडियम मेटल है जो गैशियस स्टेट में होनी चाहिए, गैशियस स्टेट में और आइसोलेटेड फॉर्म में है। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें 496 किलो जूल एनर्जी सोडियम को देनी पड़ेगी। फिर सोडियम के आउटर मोस्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा और सोडियम इस तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूनी पॉजिटिव आयन बन जाएगा, यूनी पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब ये सोडियम स्टेबल हो चुका है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो चुकी है, लिहाजा ये फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना नहीं चाहेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल लें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 1 बाय 1 रिमूव करेगा। मैग्नीशियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए 738 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। अभी भी मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिहाजा मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें दोबारा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगी। इस बार सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी इसको दी जाएगी उससे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और इसकी अमाउंट हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। 1451 किलो जूल एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए। इस तरह मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा और मैग्नीशियम +2 फॉर्म में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा।
लिहाजा हमने मैग्नीशियम को 2 दफ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी दी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम की एग्जांपल लेंगे तो एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा हमें 3 बार आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगी। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का एक सीक्वेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, इन्हीं सीक्वेंस को सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं। मैग्नीशियम में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑर्डर बनेगा ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगी, ऑलवेज ग्रेटर। इसी तरह अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर डेवलप करें तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए होती है, वो हमेशा ज़्यादा होगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। सो ये ऑर्डर ऑलवेज है। और एक चीज़ जो तीनों में कॉमन है कि तीनों में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब ऑल सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आर एंडोथर्मिक, आयोनाइजेशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करने का जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबको पता है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है। लिहाजा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आयोनाइजेशन एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आयोनाइजेशन एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है पीरियड में। जबकि ग्रुप के अंदर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफ़ेक्टिवली ऑपरेट नहीं होता, लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में इंक्रीज़ नहीं करती। अब हम बात करेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट की। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है ये टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ करता है, और शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ करने से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी, क्योंकि शील्डिंग इफ़ेक्ट का आयोनाइजेशन एनर्जी से इन्वर्स रिलेशन होता है। लिहाजा टॉप टू बॉटम अगर शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ करता है तो टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तीसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, और लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़। लिहाजा अगर हम एटॉमिक साइज़ का आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेशन बनाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक साइज़ से भी इन्वर्स रिलेशन होता है। तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आपको पता चल गया कि एटॉमिक साइज़ किस तरफ इंक्रीज़ करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ कम होता है, लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। फोर्थ फैक्टर है, इम्पोर्टेंट है, ये वाला फैक्टर इम्पोर्टेंट है, वो है पेनिट्रेटिंग इफ़ेक्ट ऑफ सबशेल। पेनिट्रेटिंग
इफेक्ट ऑफ सबशेल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि सबशेल्स का जो पेनिट्रेटिंग ऑर्डर है वो क्या है कि एस की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है पी से और पी की ज़्यादा है डी से और डी की ज़्यादा है एफ से। एक बात जो इसमें अहम है वो ये कि पेनिट्रेटिंग ऑर्डर को, इस ऑर्डर को पढ़ते हुए एन की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, एन शुड बी सेम। आप 2s का 3p से पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, 2s का 2p से ही होगा, 3p का 3d से ही होगा, 4d का 4f से ही होगा। लिहाजा अगर आपने SPDF का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट को डिस्कस करना है तो ये सबशेल एक ही शेल से बिलोंग करने चाहिए। n की वैल्यू सेम है मतलब शेल सेम है, n की वैल्यू शेल है, तो इन सेम शेल के सब शेल्स का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं 2s को 2p से डिस्कस कर सकता हूँ, 3s को 3p से और 3d से कंपेयर कर सकता हूँ। लिहाजा पॉइंट इज़ दिस कि जो s होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी p वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है। अगर हम 2s और 2p की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए 2s के इलेक्ट्रॉन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 2p से ज़्यादा होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम 3s 3p और 3d के इलेक्ट्रॉन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो 3s 3p 3d में से न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा पेनिट्रेट s होता है, लिहाजा s के इलेक्ट्रॉन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी p से ज़्यादा होगी और p के इलेक्ट्रॉन्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो d से ज़्यादा है। सिंपली यू कैन से कि s के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए s के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। अब आपको मैंने रिपीट कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट कि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट तभी आप कंपेयर कर सकते हैं जब s p d तीनों सेम शेल में होंगे, मतलब 3 3 एंड 3 तीनों सब शेल एक ही शेल में होंगे, तब आप इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को पेनिट्रेटिंग इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवें फैक्टर की तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी कहीं पे भी, तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड नहीं रहेगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अनएक्सपेक्टेडली हाई हो जाती है, लिहाजा वहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड से हमें डिविएट करना पड़ता है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो वो कौन सी हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S2, अगर किसी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 है तो वो स्टेबल है, अगर हाफ फील्ड है P3 तब भी स्टेबल है, अगर वो P6 है तब भी स्टेबल है, अगर वो D5 है तब भी स्टेबल है, और अगर वो D10 है तब भी स्टेबल है। तो यहाँ जहाँ पर भी आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड पर, लास्ट पर सब शेल S2 फील्ड नज़र आएगा, P3 हाफ फील्ड नज़र आएगा, P6 तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पीरियोडिक टेबल का जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो S2 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तभी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा होती है। P3 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी 5वें ग्रुप में, 5A ग्रुप के अंदर, सॉरी 5A ग्रुप पे, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। सो नाइट्रोजन की फैमिली जो है, ग्रुप जो है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 होती है जो कि ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा होती है। इसी तरह P6 आपको मिलेगी नोबल गैसेस के अंदर। नोबल गैसेस का P इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P6 होती है एक्सेप्ट हीलियम, लिहाजा
सेकंड ए ग्रुप, 5A ग्रुप और 8A ग्रुप जो होते हैं, इनके एलिमेंट्स, इनके एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा होती है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फैक्टर्स थे। इसके बाद अगर हम एक ट्रेंड देखें ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर जनरली बहुत से फैक्टर में डिस्कस कर लिए हैं। तो ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, और पीरियड के अंदर फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया अभी ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस करती है ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स विद एक्सेप्शंस। पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ तो करती है, लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ पे आती है। सेकेंड ए ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा होगी, 5A ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा होगी पीरियड के अंदर, और नोबल गैसेस की चूँकि लास्ट पे है इसलिए उनकी भी P6 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम किसी पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखें, लेट्स टेक ए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड्स एलिमेंट्स लेते हैं। सेकंड पीरियड में आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जैसे ऊपर मैंने बताया कि सेकेंड ए ग्रुप ये बेरिलियम का हो गया, 5A ग्रुप हो गया नाइट्रोजन का, और 8A ग्रुप हो गया नोबल गैसेस का। सो 2A ग्रुप, 5A ग्रुप और 8A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों नेबर से ज़्यादा होगी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका S2 होता है, फुली फिल्ड है। 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स का, नाइट्रोजन फैमिली का P हाफ फिल्ड होता है, स्टेबल है, और नोबल गैसेस का P6 होता है, लिहाजा ये भी स्टेबल है। तो आपने ट्रेंड याद कैसे रखना है कि सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी S2 फुली फिल्ड की वजह से अपने दोनों नेबर से यानी लिथियम और बोरॉन से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा का सिंबल आपने ये वाला शो करना है। इसी तरह 5वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों नेबर से ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 यानी हाफ फिल्ड होती है और हाफ फिल्ड स्टेबल है। तो नाइट्रोजन की भी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों नेबर से ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन से ज़्यादा है और इधर कार्बन से ज़्यादा है। जबकि लास्ट पे नियॉन का नेबर फ्लोरीन ही है, तो ओबियसली नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। तो ये आपने पहले अनएक्सपेक्टेड जहाँ पे ट्रेंड आया उसको बना के, बाकी जो ट्रेंड आपने फॉलो करना है वो आपने इंक्रीज़ का करना है, ये करना है ये। तो नॉर्मल ट्रेंड इंक्रीज़ का ये वाला फॉलो करना है आपने, ये वाला। लेकिन दूसरे 5वें ग्रुप के अंदर आपने ये वाली एक्सेप्शन शो करनी है। दूसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी पहले और तीसरे से ज़्यादा होगी। 5वें ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों नेबर यानी चौथे ग्रुप से और छठे ग्रुप से ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा का सिंबल आपने इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको ये नज़र आ जाए क्लियर कि कहाँ पर एक्सेप्शंस आ गई थी। तो इसको ट्रेंड को फॉलो किया तो आपको नज़र आ रहा है अब कहाँ पे एक्सेप्शंस थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें आयोनाइजेशन एनर्जी का, जो कि इम्पोर्टेंट है पीरियड के अंदर कैसे ट्रेंड आता है, तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये थर्ड ए हो गया, ये 4A हो गया, ये 5A हो गया, और ये 6A और ये 7A हो गया। तो ये जो मैंने ऊपर इनके ग्रुप नंबर मेंशन किए हैं, इन्हीं ग्रुप से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, कहाँ पे कम हुई। तो यहाँ से फॉलो करते हैं, पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो कम हो जाएगी, तीसरे से चौथे में जाएंगे ज़्यादा हो जाएगी, चौथे से 5वें में जाएंगे ज़्यादा हो जाएगी, 5वें से छठे पे आएंगे तो कम हो जाएगी, छठे से 7वें पे जाएंगे ज़्यादा हो जाएगी, और 8वें पे ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट ए ग्रुप है यानी लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब आप अगर इस ट्रेंड को फॉलो करें तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, अल्कली मेटल्स की, और सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किनकी होती है, नोबल गैसेस की।
तो यहाँ पर जो एबनॉर्मेलिटीज़ आई हैं या एक्सेप्शंस आई हैं वो वहाँ पे हैं जहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ डिप कर गया है, नीचे फॉल कर गया है। तो वो कहाँ पे है, बोरॉन की आयनस एनर्जी और ऑक्सीजन के ग्रुप की जो आयनस एनर्जी है वो अनएक्सपेक्टेडली कम हो गई है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों हुई उसकी वजह बता दी है, क्योंकि दूसरे ग्रुप और पांचवें ग्रुप की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनके जो नेक्स्ट ग्रुप होते हैं उनकी आयनस एनर्जी नीचे की तरफ फॉल कर जाती है। दूसरे का नेक्स्ट तीसरा है जो नीचे फॉल कर गया, पांचवें का नेक्स्ट छठा है जो ग्रुप नीचे फॉल कर गया। सो ये जो नीचे की तरफ डिप्स आए हैं ये इनके इससे पहले वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आए हैं। सो दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ आयोनाइज्ड एनर्जी। कि होप कि आपको आयोनाइज्ड एनर्जी की बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी। लास्ट में बता दूं आपको कि आयोनाइज्ड एनर्जी के जो यूनिट्स होते हैं वो एनर्जी वाले यूनिट्स होते हैं, किलो जूल पर मोल भी यूज़ कर सकते हैं आप, किलो कैलोरीज भी यूज़ कर सकते हैं पर मोल, और तीसरे यूनिट आप जो यूज़ कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आयोनाइज्ड एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर किया जाता है, इसलिए आयोनाइज्ड एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं।